हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सीटेट से संबंधित कुछ सोशल साइंस से प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि किस हड़प्पा पुरास्थल से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, धौलावीरा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो धौलावीरा गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से एक सूचना पटल यानी कि पत्थर पर खुदी हुई हड़प्पा लिपि प्राप्त हुई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि सूक्त शब्द का अर्थ होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, अच्छी तरह से बोलना। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 10 से 28 सूक्त हैं, जिसमें देवी देवताओं की स्तुति की गई है, जिससे सूक्त का अर्थ अच्छी तरह से बोला तथा बताया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु बज्जी संघ पर अधिकार करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्त्रकार को डैश के पास सलाह के लिए भेजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, बुद्ध। अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो अजातशत्रु मगध पर हड़यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के पुत्र थे। इन्होंने वज्जी संघ पर अधिकार करने से पहले अपने मंत्री वस्कर को बुद्ध से सलाह लेने के लिए भेजा। इन्होंने वज्जी के साथ साथ काशी को भी मगध साम्राज्य में मिलाया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्न श्रेणियों के तहत शामिल थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, शिल्पकार। अब इसके बारे में जानते हैं। तो ऋग्वेद काल में के उपरांत उत्तर वैदिक काल में श्रेणी एवं जाति व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। इसमें शिल्पकारों को निम्न श्रेणी में रखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है चालुक्यों का राज्य अवस्थित था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के चालुक्य राजवंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय ने की थी। चालुक्यों का क्षेत्र कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदी के मध्य स्थित था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि भूगोलवेत्ता अल इदरिसी ने दुनिया का एक नक्शा बनाया, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीपों को भी दिखाया गया है। यह नक्शा उसने कब बनाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, 12वीं सदी में। अल इसरदी, इसके बारे में जान लेते हैं। अल इसरदी तत्कालिक क्यूता यानी वर्तमान स्पेन के नागरिक थे। यह 12वीं सदी के मशहूर भूगोलवेत्ता, लेखक एवं वैज्ञानिक माने जाते हैं। इन्होंने दुनिया का नक्शा बनाया और उसमें भारतीय महाद्वीप को भी दर्शाया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सुल्तान महमूद गजनवी 997 से 1030 ईसा ने भारतीय उपमहाद्वीपों का लेखा जोखा लिखने का काम किसे सौंपा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, अल-बिरूनी को। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो बेगमपुरी मोहम्मद गजनवी ने भारतीय उपमहाद्वीपों का लेखा जोखा अल-बिरूनी से लिखवाया। ज्ञातव्य है कि अल-बिरूनी उत्बी एवं बेहाकी महमूद गजनवी के समय के प्रसिद्ध लेखक हैं। अल-बिरूनी ने ही किताब-उल-हिंद की रचना की। अब अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन, हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सीटेट से संबंधित कुछ सोशल साइंस से प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि किस हड़प्पा पुरास्थल से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, धौलावीरा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो धौलावीरा गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से एक सूचना पटल यानी कि पत्थर पर खुदी हुई हड़प्पा लिपि प्राप्त हुई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है
कि सूक्त शब्द का अर्थ होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, अच्छी तरह से बोलना। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 1028 सूक्त हैं, जिसमें देवी देवताओं की स्तुति की गई है, जिससे सूक्त का अर्थ अच्छी तरह से बोला तथा बताया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु बज्जी संघ पर अधिकार करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्त्रकार को डैश के पास सलाह के लिए भेजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, बुद्ध। अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो अजातशत्रु मगध पर हड़यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के पुत्र थे। इन्होंने वज्जी संघ पर अधिकार करने से पहले अपने मंत्री वस्कर को बुद्ध से सलाह लेने के लिए भेजा। इन्होंने वज्जी के साथ साथ काशी को भी मगध साम्राज्य में मिलाया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्न श्रेणियों के तहत शामिल थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, शिल्पकार। अब इसके बारे में जानते हैं। तो ऋग्वेद काल में के उपरांत उत्तर वैदिक काल में श्रेणी एवं जाति व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। इसमें शिल्पकारों को निम्न श्रेणी में रखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है चालुक्यों का राज्य अवस्थित था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के चालुक्य राजवंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय ने की थी। चालुक्यों का क्षेत्र कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदी के मध्य स्थित था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि भूगोलवेत्ता अल इदरिसी ने दुनिया का एक नक्शा बनाया, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीपों को भी दिखाया गया है। यह नक्शा उसने कब बनाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, 12वीं सदी में। अल इसरदी, इसके बारे में जान लेते हैं। अल इसरदी तत्कालिक क्यूता यानी वर्तमान स्पेन के नागरिक थे। यह 12वीं सदी के मशहूर भूगोलवेत्ता, लेखक एवं वैज्ञानिक माने जाते हैं। इन्होंने दुनिया का नक्शा बनाया और उसमें भारतीय महाद्वीप को भी दर्शाया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सुल्तान महमूद गजनवी 997 से 1030 ईसा ने भारतीय उपमहाद्वीपों का लेखा जोखा लिखने का काम किसे सौंपा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, अल-बिरूनी को। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो बेगमपुरी मोहम्मद गजनवी ने भारतीय उपमहाद्वीपों का लेखा जोखा अल-बिरूनी से लिखवाया। ज्ञातव्य है कि अल-बिरूनी उत्बी एवं बेहाकी महमूद गजनवी के समय के प्रसिद्ध लेखक हैं। अल-बिरूनी ने ही किताब-उल-हिंद की रचना की। अब अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न है कि बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली का निर्माण तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1336 ईस्वी में करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में अपनी निम्न 5 नीतियों के कारण जाना जाता है: राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा कर वृद्धि, कराचिल तथा खुरासान अभियान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि औरंगजेब को अनेक विद्रोहियों का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से उन विद्रोहों की सूची बनाइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, 1, 2, 4, 5। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो मुगल सम्राट औरंगजेब के काल में जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, राजपूत विद्रोह, सिख विद्रोह एवं अहोम विद्रोह हुआ, जबकि उज़बेकों से औरंगजेब का गठबंधन था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक मनसबदार थे।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, औरंगजेब के पास। अब इसके बारे में जानते हैं। तो मुगल वंश में औरंगजेब सबसे असहिष्णु बादशाह था। सम्राट बनते ही उसने हिंदू प्रथाओं पर पाबंदी लगा दी, जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। इसके सबसे बावजूद भी मुगल शासन में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय में थे, जो लगभग कुल मनसबदार के 1/3 थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक अभ्युदय की दृष्टि से एक परिवर्तन बिंदु कहा जा सकता है, वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, 1893 को। अब इसके बारे में जानते हैं। तो 1893 में शिकागो सम्मेलन सर्वधर्म सम्मेलन था, जो भारतीय दृष्टिकोण से सांस्कृतिक एवं राजनीतिक अभ्युदय का एक महत्वपूर्ण बिंदु साबित हुआ। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा प्रमाण था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, बंगाल विभाजन। अब इसके बारे में जानते हैं। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में प्रशासनिक सुधार का बहाना लेकर बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जबकि विभाजन का मूल उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों को धार्मिक विषमता के आधार पर बांट देना था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसके पयुत्तर में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, इन सभी का। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो रॉलेट एक्ट 1919 के पारित होने एवं 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा खिलाफत आंदोलन वर्ष 1920 आदि के परिणाम स्वरूप 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरदार भगत सिंह द्वारा वर्ष 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की गई, उनके साथ उनका सहयोगी कौन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, 1 और 2 दोनों। अब इसके बारे में जानते हैं। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना मार्च 1926 में भगत सिंह द्वारा छबीलदास व यशपाल की मदद से की गई थी। इस सभा में हिंदू, मुस्लिम एवं सिख थे तथा इसका उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि रेसिडेंसी का तात्पर्य था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, भारतीय सियासतों में गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि का सरकारी मकान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि ये चक्रवात कोष्ण समुद्रों पर बनने वाले प्रचंड तूफान है, जो विषुवत रेखा से 5 डिग्री और 20 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश रेखाओं के बीच आते हैं। इनकी दिशा पश्चिम की ओर होती है। इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। यह कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विषय में। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इनकी दिशा पश्चिम की ओर होती है तथा इनकी गति 30 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, खगोलीय इकाई कहते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक खगोलीय वर्ष में 15 करोड़ किलोमीटर होते हैं, इसलिए सूर्य से पृथ्वी के मध्य की दूरी 1 खगोलीय वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भूकंपों की तीव्रता सर्वाधिक कहाँ होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, अधिकेंद्रों के पास। अब इसके बारे में अधिकेंद्र के निकट झटकों की तीव्रता सर्वाधिक होती है तथा अधिकेंद्र से
दूरी बढ़ने के साथ घटती जाती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भूकंपीय तरंगे कैसे होती हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3, जल तरंगों जैसी। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो भूकंपीय तरंगे तालाब में पत्थर फेंकने से पैदा हुई जल तरंगों के समान ही होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, दूसरा है तापमान 25 से 40 सेंटीग्रेड, और तीसरा है काली मिट्टी। उपरोक्त दशाएं किस फसल के उत्पादन हेतु उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, कपास। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो कपास की खेती के लिए 20 से 30 सेंटीग्रेड का उच्च तापमान, 200 दिन की पाला व ओला रहित अवधि, स्वस्थ आकाश, तेज व चमकदार धूप, 50 से 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारी काली दोमट मिट्टी व लाल मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अधात्विक खनिज का अच्छा उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, अब्रक। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो अब्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो पृथ्वी के 70% भाग पर जल विद्यमान है जो महासागरों के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के धरातल पर सबसे बड़ा महासागर क्रमशः प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। एक बार आप क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए और खुद से सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, 2, 1, 3 और 4। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देवदार हिमालय की तराई क्षेत्र है। सौगान वन जो है भारत मध्य क्षेत्र का है। सुंदरी वन जो है वो सुंदरी वन का क्षेत्र है। सिनकोना वन जो है वो हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के संविधान ने भारत के हर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए हैं। दूसरा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के मूल कर्तव्य हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, ना तो 1 और ना ही 2। अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो मूल कर्तव्य को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे तथा 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अतः वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। इसी प्रकार समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य का मूल कर्तव्य न होकर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, राज्यों की विधानसभाएं। अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में राज्यसभा, लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं भाग लेती हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में न केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संसद के दोनों सदनों में बोलने व अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, भारत के नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 148 के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संसद में बोलने, कार्यवाही में सम्मिलित होने तथा संसदीय समिति का सदस्य बनने का अधिकार है, पर मतदान नहीं, क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद सदस्य के रूप में तो नामित नहीं है और ना ही चयनित हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, राष्ट्रपति को। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा इसके सदस्य एवं अध्यक्ष राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष तक का होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की स्थिति में इसे एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के स्थल कहाँ हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, सिंध और पाकिस्तान। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह क्षेत्र अर्ध शुष्क है और उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों के साथ अपने व्यापार के लिए जाना जाता है। अब आज के अंतिम प्रश्न को जान लेते हैं। तो भारत की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का कारण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, उपरोक्त सभी, यानी कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति, विशाल जनसंख्या के कारण बड़ा बाजार, रानीगंज एवं झड़िया से कोयले की प्राप्ति। अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो कागज मिल के लिए कच्चे माल, लकड़ी, काटन आदि के साथ अधिक विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आवश्यकता की पूर्ति पश्चिम बंगाल में अवस्थित रानीगंज व झड़िया कोयले की खदानों से हो जाती है। इसके अतिरिक्त वहाँ मानवीय तथा कच्चा माल के पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने पे ही आप अगला वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।